अच्छा, शायद ऑडियो नहीं था तो मुझे पूरी बात फिर से शायद रिपीट करनी पड़े, कोई बात नहीं। तो रिपीट करने की जो सबसे पहली बात है वो है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। और ये सारी बातें मैं बोल चुका था माइक को ऑन किए बगैर। तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। और आज है 30 नवंबर, नवंबर का आखिरी दिन और सेशन नंबर 35। और आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये डेली क्लासेस के अंतिम पड़ाव पर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपकी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है। आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे, समझेंगे। और ये जो हैंडआउट था है अभी बोर्ड पे जो मेरे पीछे चल रहा है, उसको हम आपके साथ हूबहू, ये हाथ से लिखा हुआ हैंडआउट है, उसको हम हूबहू आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज कोशिश ये रहेगी कि पहले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम सारे टॉपिक्स जो डिस्कस करनी है उसको हम क्रिस्प तरीके से डिस्कस कर लें, इसलिए कि हमारे पास आधे घंटे का वक्त बचा रहे। और उस आधे घंटे के वक्त में हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकें कि अब ये जो डेली क्लासेस आज समाप्त हो रही हैं, तो अभी से कम कितना समय आपको वीकली, मैं पर डे भी नहीं कह रहे हैं, वीकली कम से कम कितना समय आपको देना चाहिए कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट रहे। तो एक वो बात होगी, रिवीजन कैसे की जाए वो बात होगी। अगर कुछ सेंस लगता है कि अरे ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, तो उनको लेकर के कैसे देखा जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये बताना चाहेंगे कि पीटी के पहले अभी तक जितना कुछ पढ़ाया है, इसके बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो स्पेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर उसका साइंस से कोई भी लेना देना है, कोई भी लेना देना है, तो उसको हम लोग पीटी वाले अपडेट में करेंगे। अच्छा, एक बात और जो एक्सप्लेनेशन है कि पिछली 2 क्लासेस जो आप मेरी देख रहे थे एक नए टाइम पर और एक नए सेटअप में, वो दरअसल हमारे केजीएस के ही ऑफलाइन बैच का लाइव स्ट्रीम था। वो कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी। वो कल और बीते हुए परसों वो ऑफलाइन में वो क्लासेस थी। कुछ परिस्थितियां यहाँ पे ऐसी थी कि वो 2 क्लासेस मुझे ऑफलाइन लेनी थी, और वो आप लोगों के बैच को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑफलाइन में उन टॉपिक्स का चुनाव किया जो आपके आप जो पढ़ रहे थे उसकी कंटिन्यूटी में हो, और साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी उससे बेनिफिटेड हों। तो इसलिए वो सेटअप अलग रहा होगा। वहाँ पे चूंकि सैकड़ों की संख्या में बच्चे सामने बैठे हुए थे, तो उनके साथ हमारा आई कांटेक्ट था, ना कि हम डायरेक्टली कैमरे में देख रहे थे वगैरह वगैरह। तो मैं समझ रहा था कि आप लोगों को ये नया सेटअप थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बस 2 दिनों की बात थी। पढ़ाया वही जो आपको मैं ऐसे भी पढ़ाता, बस जगह बदल गई थी, माहौल बदल गया था। और हाँ, हम यहाँ से कैमरे में डायरेक्टली नहीं देख रहे थे क्योंकि सामने बच्चे बैठे हुए थे, तो आपको लग रहा होगा कि सर हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन चलिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर ये अनिवार्य ही हो गया था। ठीक है। सर क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं हुआ है, नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग बेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग डिस्कस हो गया है, उसका नोट्स नहीं मिला है और नोट्स हमने लिखवाया नहीं है। ये पूछने के ये मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने कहा था कि अगले दिन लिखने का काम करेंगे। समझने का सारा काम हमने क्यूबेट कैसे होता है, उसका प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे वो लाखों गुना फास्ट हो सकता है, सारी बात हो गई थी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी हम नोट्स बना चुके हैं, और आज ही की क्लास के साथ ये हैंड रिटन के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग का भी नोट्स मिल जाएगा। तो आज ये अंतिम सेशन हम क्वांटम कंप्यूटिंग या किसी भी चीज के डिक्टेशन में नहीं व्यर्थ करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि अभी 10:13 हो रहा है, अगले 2 मिनट में हम क्लास को शुरू करें। आज डिक्टेशन की बिल्कुल ही गुंजाइश ना रखें, चीजों को समझें, चीजों को इंटरनलाइज करें, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करें कि इसके बाद आपकी जर्नी कैसी होगी। ठीक है। तो कौन, अरे मिस क्यों करोगे, अभी और भी क्लासेस तुम लोगों की लेनी है, एनवायरमेंट की क्लास कौन लेगा, तो मिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ,
तो इसलिए जो है आज हम लोग इन छोटे छोटे टॉपिक्स जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अगर गौर करो तो उसी दिन शुरू हो गई थी, परसों ही शुरू हो गई थी। तो परसों हम थे, कल भी हम उन्हीं टॉपिक्स पर थे। आज हम लोग जो है आईटी से जुड़े हुए, आईटी के अप्लाइड टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे और इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये जो क्लासेस थी, जिसको हमने आज से एग्जैक्टली लगभग 2 महीने पहले शुरू किया था, आज उन क्लासेस का समापन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 10:15 हो गया है। अब हम लोग काम पे लगते हैं और काम पे ये लगेंगे कि अब कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको समझना है। उन पे मैंने बैठ करके नोट्स बनाया इसलिए है सो दैट कि जो भी आज हम करें वो समझने की कोशिश करें, ना कि लिखने की कोशिश करें। छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आज का ग्रिड कंप्यूटिंग, राइट। आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा ग्रिड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ग्रिड का एक फायदा क्या होता है वो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग ग्रिड के बारीकियों को 1 मिनट में समझ जाएंगे। हमने जब सुपर कंप्यूटर की बात की थी तो हमने क्या बात की थी कि एक सुपर कंप्यूटर हमारे कंट्री में है जिसका नाम है प्रत्यूष और एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है मिहिर। ये दोनों सुपर कंप्यूटर अपने आप में भी काफी कैपेबल सुपर कंप्यूटर हैं। एक तकरीबन 4 पेटाफ्लॉप का है और दूसरा 2.8 पेटाफ्लॉप का है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद है कि मैंने ये भी कहा था कि प्रत्यूष और मिहिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि एक पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में है, और दूसरा जो है नोएडा में है, जहां पर हम मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। और मैंने ये कहा था कि प्रत्यूष और मिहिर जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी कंबाइंड कैपेसिटी जो होती है वो हो जाती है 6.8 पेटाफ्लॉप की। इंडिविजुअली वो 4 और 2.8 पेटाफ्लॉप के हैं। इंडिविजुअली काम भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रत्यूष और मिहिर एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी कैपेसिटी कंबाइन हो जाती है, और इस तरह से कम कैपेसिटी के भी कंप्यूटर को जोड़ जोड़ करके हम एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल सिस्टम बना लेते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट अपनी बात को रोक करके आप लोगों को ये बात हम निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आज साइंस टेक की लास्ट क्लास है, अब अगली मुलाकात किसी और सेगमेंट के साथ होगी। तो एक चीज हम कहना चाहेंगे, हम कल और बीते हुए परसों दोनों ही दिन ऑफलाइन में थे। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम बात कर रहे थे क्लास में, एक भी बच्चे ने आपस में बात नहीं की, और जब तक कि मैंने ये नहीं कहा कि चलिए आप अपना सवाल पूछिए, तब तक एक भी बच्चे ने सवाल नहीं पूछा, राइट। ये लेवल ऑफ डिसिप्लिन था। वहां भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बैठे थे, लेकिन एक भी बच्चे ने बिना कहे सवाल नहीं पूछा, और आपस में तो बातचीत की नौबत भी नहीं थी। बहुत कुछ अगर इंटरेस्टिंग बात हो गई तो एक बच्चा दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुरा देता था, बस, और उतना तो क्लास में चलता है। तो प्लीज बातचीत को बंद करो, ठीक है, बातचीत को बंद करो। और मैं जो बता रहा हूं वो बड़ा जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है, राइट। तो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से एकदम से साइलेंट होकर पहले इन चीजों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, और फिर मैं तो कह ही रहा हूं कि आज पहले 1-1.5 घंटे में जब ये टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे आधा घंटा और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपने कुछ कहा भी कि हाँ सर, हमने भी नोटिस किया। एग्जैक्टली वही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा गैप था। मुझे यही लगा कि ऑफलाइन के बच्चों का आउटपुट तो ऐसे ही आप लोगों से बेटर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो चैट कर रहे हैं
वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी ध्यान बटा रहे हैं, दूसरों का भी ध्यान उसमें जा रहा है। तो चलो, अभी कोई मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बता रहा, अभी मैं कोई नहीं बता रहा कि मेरी कौन सी बुक कब आएगी, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रिड कंप्यूटिंग पर फोकस्ड हैं और मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो, लेट अस स्टार्ट। तो ग्रिड कंप्यूटर के बारे में हम ये कह रहे थे कि ग्रिड कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ करके, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ करके एक बड़ा ही पावरफुल सिस्टम बनाया जाता है। उस सिस्टम को हम ग्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बगैर सुपर कंप्यूटर डेवलप किए भी कुछ अच्छे खासे पावरफुल कंप्यूटर को जोड़ जोड़ करके हम सुपर कंप्यूटर के लेवल का बेनिफिट उठा सकते हैं। इंडिया का एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितने रिसर्च के लैब हैं, उन सब की जितनी सुपर कंप्यूटर की जरूरत है वो एकदम से 1 साल 2 साल में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पूरा कर देगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो फिर उनको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का बेनिफिट कैसे मिले, उसका आसान तरीका यह है कि उनके जो कई सारे कंप्यूटर ऑलरेडी हैं, और ऑब्वियसली वो हमारे और आपके पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा कैपेबल कंप्यूटर तो हैं ही, उनको एक दूसरे के साथ ग्रिड में जोड़ दिया जाए सो दैट कि उनकी कैपेसिटी ऐड हो जाए। नॉर्मली ये ऐड नहीं होती। नॉर्मली अगर मैं अपने कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर से ऐड करूं तो बस हम फाइल ट्रांसफर कर देंगे अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में, लेकिन मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर और आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर मिल करके अब एक जॉइंट प्रोसेसिंग करें, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। या फिर मेरे कंप्यूटर का रैम आपके कंप्यूटर का रैम मिल करके एक ज्वाइंट ज्यादा कैपेसिटी का रैम बनाए, ये भी ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए काफी एफर्ट लेना पड़ता है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग इंडिया में एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। सीडैक पुणे ने, सीडैक पूना क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, और सीडैक पूना ने ग्रिड कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया को काफी आगे ला करके खड़ा किया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट, कि ग्रिड कंप्यूटर्स होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे सो दैट कि आप लोग आराम से इसको देख सकें, और फिर एकदम ऊपर से शुरू करते हैं। हिंदी में लिखा है, सारे टेक्निकल वर्ड हमेशा की तरह इंग्लिश में हैं, और ये जो हाथ से लिख करके लाए हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही लाए हैं। तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है कि अब आप हाथ से इसको कॉपी ना करें, ये मैं क्लास के ठीक बाद हमारी टीम आपके साथ शेयर कर लेगी। तो सबसे पहले अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग के पिक्चर को देखें तो ये एक कंप्यूटर का ग्रिड होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हमें दिख रहा है। ये सारे के सारे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं ये सारे के सारे अलग अलग कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर को हम नाम देते हैं नोड का। इन कंप्यूटर को हम नाम देते हैं नोड का। नोड का मतलब होता है कि एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर काम हो रहा है, और इन्हीं नोड पर एक्चुअल काम होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम से कई सारे नोड जुड़े हुए हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में इन नोड्स की जो कंप्यूटिंग की क्षमता होती है, इनके जो प्रोसेसर होते हैं, इनका जो रैम होता है, उनकी क्षमता कंबाइन हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ग्रिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो जाता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कंबाइन हो जाएंगे। इनको कंबाइन करने के लिए इनको सेंट्रलाइज किया जाता है एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के लेवल पे। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर एक मैनेजमेंट सर्वर के जरिए जुड़े हुए हैं। ये सेंटर में जो है वो मैनेजमेंट सर्वर है, और मैनेजमेंट सर्वर के जरिए ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी क्षमता होती है, जो मैनेजमेंट सर्वर वो बाकी के भी कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। तो मान लो कि इसकी क्षमता, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसका रैम
128 जीबी का, एकदम हाई परफॉर्मेंस ये अपने आप में है। नॉर्मल हमारे आपके कंप्यूटर 8 जीबी 16 जीबी की रैम के होते हैं, ये 128 जीबी है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो यही दिख रहे हैं। तो 128 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इतने सारे रैम हैं, इन सब की क्षमता को ऐड कर दो, इन सब के प्रोसेसर की क्षमता को ऐड कर दो, और वो ऐड करके और वो बाकी सबको उपलब्ध करा दो। तो एक तरह से अगर आप देखो तो आप यहां पर ये देखते हैं कि सबके सबके पास खुद का अपना रैम 128 जीबी है, लेकिन इन सब के पास अवेलेबल रैम जो है तकरीबन 1024 जीबी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकियों की भी क्षमता इसको उपलब्ध है। बाकियों की क्षमता इसको किसने उपलब्ध कराई? बाकियों की क्षमता उपलब्ध कराई इस मैनेजमेंट सर्वर ने। और साथ ही साथ मैनेजमेंट सर्वर की अपनी भी क्षमता होती है जो बाकियों को उपलब्ध होती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक कैपेबल सिस्टम बन जाता है। फिर क्या होता है कि टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके ग्रिड के अलग अलग नोड को अवेलेबल करा दिया जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट सर्वर से टास्क डेटा जाता है अलग अलग प्रोसेस नोड को। प्रोसेस नोड उसको प्रोसेस करते हैं, उसको उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और फिर वापस टास्क कंप्लीटेड यहां हम भेज देते हैं। ठीक है ना? तो ये है हमारा ग्रिड कंप्यूटर। तो एक मैनेजमेंट सर्वर प्रबंधन सर्वर के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों का एक ऐसा तंत्र, ठीक है, कंप्यूटरों का एक ऐसा तंत्र जहां कंप्यूटिंग क्षमता, संसाधन एवं सूचना साझा किए जाते हैं। क्या क्या साझा किए जाते हैं? कंप्यूटिंग क्षमता साझा की जाती है, कंप्यूटिंग संसाधन जो है रैम वगैरह वो साझा किए जाते हैं, और जो डेटा है इस कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है वो दूसरे कंप्यूटर को भी उपलब्ध होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रिड से सारे कंप्यूटर को हम नहीं जोड़ते, ग्रिड से हम उन कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, ग्रिड से हम उन कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर ग्रिड से जुड़ा उसके पास वो सारा इंफॉर्मेशन होगा जो आपके कंप्यूटर में सेव है, तो जहां पे सूचना शेयर होते हैं। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं? पहला तो प्रबंधन सर्वर और दूसरा कार्य बिंदु, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस नोड। प्रोसेस नोड कुछ और नहीं बल्कि ग्रिड से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, और प्रबंधन सर्वर के साथ, मैनेजमेंट सर्वर के साथ इन कंप्यूटर्स का दो तरफा संवाद चल रहा होता है। दो तरफा मतलब कि प्रबंधन सर्वर इनको टास्क देता है और ये टास्क को कंप्लीट करके प्रबंधन सर्वर को भेजते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि इसमें क्या क्या संसाधन साझा किए गए हैं। साझा किए गए संसाधन, तो सबसे पहला जो संसाधन, और ये सब हाथ से बनाया गया है आपके लिए सप्रेम, तो आप जो है सधन्यवाद इसको लीजिएगा और इस पर काम कीजिएगा। और जानबूझ करके इस तरह से हाथ से लिखा हुआ दे रहे हैं कि एक आपके पास रेफरेंस पॉइंट रहे कि आपके अपने नोट्स कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, आपके अपने नोट्स कैसे दिखने चाहिए, तो थोड़ा सा कम लिखें लेकिन काम के सारे पॉइंट लिखें। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे साझा की जाती है, सबसे पहली चीज वो है प्रोसेसिंग की क्षमता को साझा किया जाता है। प्रोसेसिंग की क्षमता को साझा करने का मतलब है कि सब का सब, ठीक है, जो प्रोसेसर है उन सब को जोड़ दो। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको साझा करना है। और कई नोड्स होते हैं तो कुल प्रोसेसिंग क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाती है, और ये सुपर कंप्यूटर के स्तर पे भी जा सकता है। ग्रिड होते हुए इसमें एक भी नोड सुपर कंप्यूटर के स्तर का नहीं है, एक भी नोड सुपर कंप्यूटर के स्तर का नहीं है, लेकिन सबको मिला लो तो सुपर कंप्यूटर के लेवल की प्रोसेसिंग क्षमता हो सकती है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्लाउड सुपर कंप्यूटर, कि एक फिजिकल सुपर कंप्यूटर ना हो करके ये क्लाउड सुपर कंप्यूटर है। ये सारे के सारे नोड मिल करके एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। जो स्कूल के दिनों में हमें सिखाया जाता था कि एकता में शक्ति होती है, तो यहाँ पे कंप्यूटरों की एकता से सुपर कंप्यूटर की शक्ति डेवलप की जा सकती है।
दूसरा, भंडारण क्षमता। कई अलग अलग नोड्स होते हैं लेकिन सब के सब प्रबंधन सर्वर से जुड़े होते हैं, और चूंकि प्रबंधन से जुड़े होते हैं इसलिए भंडारण का केंद्रीयकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सारी डेटा सेंट्रल सर्वर में जाकर के इकट्ठा हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इंफॉर्मेशन शेयर करना बेहद तेज और सरल हो जाता है। तीसरा है, रैम शेयर होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देन एंड देयर जो कंप्यूटिंग होती है जिसको हम कहते हैं तात्कालिक संगणन, ठीक है, तो देन एंड देयर जो कंप्यूटिंग होती है, दे दीजिए, देखिए मेरी चाय भी आ गई, और देखिए कप कितना सुंदर है। तो देन एंड देयर जो कंप्यूटिंग होती है वो काफी तेजी से हो सकती है, और एट द सेम टाइम बहुत सारे कंप्यूटिंग टास्क जो हैं वो एक साथ किए जा सकते हैं क्योंकि सबका रैम शेयर हो रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम रैम कहते हैं, और ये रैम जो है वो भी शेयर हो रहा है। तो ये मेन रिसोर्सेज होते हैं जो शेयर होते हैं। और पहले एक बार देखो कि ये पेज कैसा दिख रहा है। मैं अपने आप की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख ही लो कि ये मेरा नोट्स ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ऐसे नोट्स आपकी नोटबुक में आप बनाना शुरू कर दो। चलो एनलार्ज करके अब देखते हैं इसकी तमाम अच्छी बातें। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है सुपर कंप्यूटर के स्तर का प्रदर्शन आपको मिलता है, सुपर कंप्यूटर के लेवल का। बिना सुपर कंप्यूटर खरीदे या किराए पे लिए, सुपर कंप्यूटर इतनी आसानी से उपलब्ध ही नहीं है कि आप उसको किराए पे ले लें। खरीदना इतना मुश्किल है, कॉस्ट की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, वगैरह वगैरह। दूसरा, व्यवसायों के लिए सीमित अवधि के लिए सहायक है। जैसे बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं, तो इन व्यवसायों के लिए ये लिमिटेड टाइम के लिए बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं कि आप सुपर कंप्यूटर के बगैर सुपर कंप्यूटर के लेवल का काम ले पा रहे हैं, ठीक है। सर हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है, कहां करता है? हैंडराइटिंग नहीं मैटर करता, कंटेंट नहीं मैटर करता, मार्क्स नहीं मैटर करता, रिजल्ट नहीं मैटर करता, कुछ भी नहीं मैटर करता है, ठीक है। ये तो बहुत पहले हमारे साधु महात्मा बोल चुके हैं, तभी तो वो जो है शहरों को छोड़ करके हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। ये बहुत ज्ञान की बात है, ठीक है ना। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, मैं उसमें जोर देता हूं, ठीक है, मैं उसमें जोड़ देता हूं। कंटेंट भी मैटर नहीं करता, ठीक है, आंसर राइटिंग भी मैटर नहीं करता, मार्क्स और रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं मैटर करता। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म ही करना आपका अधिकार है, फल तो आपका अधिकार ही नहीं है। जितने लोग इस तरह के आध्यात्मिक हैं, आज लास्ट के आधे घंटे में बता दीजिएगा कि सर हम थोड़े आध्यात्मिक मिजाज के हैं, तो हिमालय में कुछ अच्छी जगहों का हम पता बता देंगे जहां पे आप जाकर के साधना कर सकते हैं। बाकी लोग जो कि इसी दुनियादारी में फंसे रहना चाहते हैं, तो हैंडराइटिंग मैटर करता है, क्योंकि एक इंसान कॉपी चेक कर रहा होता है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे 3 टीचर यूपीएससी के एग्जामिनर रहे हैं। मेरे आज एक अच्छे खासे मित्र हैं जो यूपीएससी में कॉपी चेक करते हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, हर चीज मैटर करता है, ठीक है। चलिए, दूसरा लाभ यह है कि बड़े आकार के डेटा फाइलों का रियल टाइम उपलब्ध होना। जैसे कि मल्टी इंस्टीट्यूशन रिसर्च चल रहा है, डीआरडीओ के इंडिया में 23 ऐसे लैब हैं जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च चल रहे हैं। वहां पे रिसर्च का इतना ज्यादा डेटा है कि आप भूल जाएं कि ईमेल और क्लाउड के जरिए उन डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो थोड़ा अनसेफ भी है, वो डेटा चोरी भी हो सकती है। अगर ये सारे कंप्यूटर ग्रिड से जुड़े हुए हैं तो ये बड़े फाइल्स
इजीली रियल टाइम उपलब्ध होते हैं, एज इफ कि वो आपके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं और कहीं नहीं। ठीक है, तो बहुसंस्थानीय अनुसंधान में जैसे इसरो, जीनोम प्रोजेक्ट, रक्षा अनुसंधान में इसकी जरूरत होती है। फिर बहुशाखा व्यवसायों में जैसे कि बैंकों में, वित्तीय संस्थानों में, आपको क्या लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बगैर ग्रिड के काम कर पाएगा? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, बगैर कंप्यूटरों के ग्रिड के काम कर पाएगा? आपका खाता कोयंबटूर में हो, ठीक है, आपका खाता कोयंबटूर में हो और आप कानपुर में बैठ करके रियल टाइम उसको बैंक में जाकर के ऑपरेट कर सकते हैं, एज इफ कि वो वहीं के कंप्यूटर में सेव था, कोई डिले नहीं होती। तो बहु शाखा व्यवसायों में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर एक और फायदा है, जो छोटे संस्थान हैं जिनका बजट कम होता है, ठीक है, तो जो छोटे संस्थान हैं जिनका बजट कम होता है, उनको कम ही बजट में एचपीसी, ठीक है, कम ही बजट में एचपीसी का काम हो जाता है। ठीक है, सुरक्षा की चिंता, ठीक है, तो याद करिएगा कल की साइबर सिक्योरिटी वाले क्लास में हम इसी का जिक्र कर रहे थे, स्टक्सनेट, जिसको अमेरिका ने इजराइल के जरिए ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को तहस नहस करने के लिए यूज किया था। तो वो स्टक्सनेट इतनी बखूबी इसलिए काम कर पाया क्योंकि ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन कंप्यूटर थे उनको ग्रिड से जोड़ रखा था। तो ग्रिड के एक पॉइंट में मैलवेयर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो पूरे ग्रिड में फैल करके वो अपना काम कर जाता है, राइट। तो सुरक्षा की चिंता यह है कि प्रबंधन सर्वर अगर हैक हो गया तो जितने नोड कंप्यूटर हैं उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दूसरा, नोड की सुरक्षा की, नोड से वायरस प्रबंधन सर्वर के माध्यम से पूरे तंत्र में फैल सकता है। ज्वलंत उदाहरण स्टक्सनेट। डन। और अब लास्ट में थोड़ा सा जान लीजिए कि इंडिया का एक पुराना प्रोग्राम है ग्रिड कंप्यूटर्स का जिसका नाम है गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ की कुछ बातें अब हो जाएं। भारत का ग्रिड कंप्यूटिंग कार्यक्रम, सबसे पहले इंडिया का जो ग्रिड कंप्यूटिंग कार्यक्रम है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेन उसको चला रहा है, जो कि उसकी परिकल्पना किया, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और दूसरा उसकी फंडिंग, वित्तीय संपोषण, दोनों ही किसने की? दोनों ही डाइटी ने की। प्रोग्राम का नाम क्या है? गरुड़। इंग्लिश में गरुड़ा लिखते हैं लेकिन है तो गरुड़ ही, है ना। तो ये भारत का ग्रिड कंप्यूटर प्रोग्राम है, संचालन 2014 से हो रहा है। कौन कर रहा है? सीडैक पुणे। 17 शहरों में अवस्थित 45 से अधिक संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। और ये क्या है? पहला परीक्षण का चरण है और अभी हम दूसरे परीक्षण के दौर में आ चुके हैं, ठीक है। और ये सफल परीक्षण रहा है। उसके बाद इंडियन ग्रिड सर्टिफिकेशन, ठीक है, इंडियन ग्रिड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में है। वो सर्टिफिकेट देता है ग्रिड्स को। तो X509 एक प्रमाणन है, एक सर्टिफिकेशन है कि ये ग्रिड सुरक्षित है, इस ग्रिड से जुड़ा जा सकता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ग्रिड की सुरक्षा एक चिंतनीय मुद्दा है। तो अगर ग्रिड की सुरक्षा एक चिंतनीय मुद्दा है तो कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपर्ट बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो ग्रिड के सुरक्षित होने का प्रमाणन कर सके, और वो काम करती है ये एजेंसी, इंडियन ग्रिड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। और अगले चरण में नागरिक एवं व्यावसायिक एप्लीकेशन पर अब काम किया जा रहा है ऑलरेडी। तो ये रही बात किसकी? ग्रिड कंप्यूटिंग की। ग्रिड कंप्यूटिंग अब आपका समाप्त हुआ, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट होम हमने ऑफलाइन में पढ़ लिया है, लेकिन
मैंने कुछ डायग्राम वहां पे कम बनाए थे, तो मैंने ये सोचा कि कुछ डायग्राम के जरिए ये हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देंगे। तो रिवाइज करने में बड़ा कम वक्त लगेगा, लेकिन ये डायग्राम बड़े शानदार हैं और इसको फिर हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पता है, ठीक है। कैसे पता है? क्योंकि हमने किया ही है ना, कल ही किया है। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बखूबी पता है। साथ ही साथ हमें स्मार्ट होम का भी कॉन्सेप्ट बखूबी पता है, बल्कि कल हमने स्मार्ट स्टोर्स का भी कॉन्सेप्ट किया था और हमने Amazon Go की भी कहानी सुनी थी कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये मैं दिखाना चाह रहा था, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये पूरा का पूरा स्क्रीन पे आ जाए। देखो, यही मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर हम इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि दुनिया में कई लाख सर्वर हैं जो कि कई करोड़ क्लाइंट डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं और कई बार उससे दो तरफा एक्सचेंज करते हैं। दो तरफा एक्सचेंज, जैसे कि आप फेसबुक में कुछ पोस्ट कर सकते हैं तो आपने उनके सर्वर पे कुछ क्रिएट कर दिया, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो सर्वर के साथ दो तरफा इंटरैक्शन हो सकता है। तो ये जो सूचना के आदान प्रदान का जो सिस्टम है, उस सूचना के आदान प्रदान के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसे काम करने वाले डिवाइसेस जैसे आईपैड, टैबलेट, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब जो कनेक्ट होते हैं उसको इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। अब हम बात आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा बड़ा करें और आप देख लें कि हम हमेशा ऐसे ही नोट्स बनाते हैं, वो भर भर के पैराग्राफ वाले नोट्स हम नहीं बनाते और इसमें सारी काम की चीजें आ जाती हैं, राइट। तो चल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कंप्यूटर चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर से नियंत्रित उपकरण या वाहन इत्यादि के बीच इंटरनेट के माध्यम से सतत संपर्क की स्थापना, सूचना का आदान प्रदान और निर्देश अनुपालन का आदान प्रदान, तीन चीजें ये करते हैं। सबसे पहले तो इन डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर से नियंत्रित होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद हमेशा ही कंटिन्यूअस ये कनेक्शन में रहेंगे, सतत संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान करेंगे और फिर निर्देश और उसका अनुपालन करेंगे, कमांड एंड एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। इससे हासिल क्या होता है? ऑटोमेशन, स्वचालन और यदि और तब के आधार पर काम होता है कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। व्यक्ति कमरे में आएगा तो लाइट ऑन होगी, कमरे में 5 से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो एसी कूलिंग ज्यादा करेगा, कमरे में 5 से कम व्यक्ति हैं, एसी कूलिंग कम करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेट हो जाए तो वो होता है इफ देन के आधार पर काम, यदि और तब के आधार पे काम हो सकता है। बेनिफिट, काम का बोझ कम होता है, समय की बचत और सुविधाजनक सिस्टम है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो लोग कम सक्षम हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं कि अब हर चीज के लिए वो टेबल से, कुर्सी से और बेड से उठ करके नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी उनके जीवन में। कुछ चीजें वो वॉइस कमांड से बोल करके कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इजी और हेल्पफुल सिस्टम उनके लिए भी रहेगा। ऊर्जा की बचत होगी पक्के तौर पर, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि होगी, औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण में कमी होगी। वजह यह कि अगर ऊर्जा की बचत हो रही है तो डेफिनेटली जो ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रदूषण हो सकता है वो प्रदूषण कम हो जाएगा और घरों की बेहतर सुरक्षा भी हो सकती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। और
एनर्जी को सेव करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये कैसे काम करता है, ये ड्राइंग कल भी हमने बनाया था, आज भी इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्लेटफॉर्म है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। कल हमारे और आपके बीच बात हुई थी कि एलेक्सा, गूगल होम, सैमसंग का अपना प्लेटफॉर्म है, सोनी और पैनासोनिक का अपना प्लेटफॉर्म है, एप्पल का अपना प्लेटफॉर्म है वगैरह। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपका मोबाइल फोन, आपका फ्रिज, आपका एयर कंडीशनर, आपकी लाइटें, आपकी कार, आपका माइक्रोवेव ओवन और भी कई चीजें इससे जुड़ी होती हैं। तो आईओटी उपकरणों में लगे सेंसर के माध्यम से निरंतर डेटा आईओटी प्लेटफॉर्म के पास भेज रहा होता है। उसके बाद जो है, ये हमारा जो आईओटी प्लेटफॉर्म है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा एआई की सहायता से डेटा की एनालिसिस चलती रहती है। ठीक है, कि ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा है क्या। ठीक है, इसके बाद ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आईओटी प्लेटफॉर्म से इन आईओटी उपकरणों को निर्देश भेजा जाता है। आईओटी प्लेटफॉर्म से आईओटी उपकरणों को कमांड भेजे जाते हैं जिनसे कि उनका नियंत्रण होता है। तो फर्स्ट स्टेप में कनेक्ट होकर के ये डिवाइसेस आईओटी को खबर भेजते हैं और आईओटी उस डेटा को एनालाइज करता है और उस बेसिस पे जिस डिवाइस से जिस तरह का काम लेना है उसको कमांड भेज करके उस तरह का काम लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आईओटी का तंत्र कैसे काम करता है। ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये डिवाइसेस आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, D1 डिवाइस 1, D2 डिवाइस 2, D3, D4, DN आपस में बात करने के लिए या तो ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे या नियर फील्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट के जरिए ये कंट्रोल इंटरफेस से जुड़े हुए हैं जो कि है हमारा आईओटी का प्लेटफॉर्म। आईओटी का प्लेटफॉर्म यूजर को सूचना देगा, यूजर से निर्देश लेगा और फिर ये इन डिवाइसेस को निर्देश देगा। कई बार आईओटी प्लेटफॉर्म इन डिवाइसेस को स्वचालित तरीके से निर्देश देगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, गूगल होम, अमेजॉन एलेक्सा, एप्पल स्मार्ट होम। आईओटी की सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकी क्या क्या है? माइक्रो प्रोसेसर से नियंत्रित होने वाले उपकरण, मशीन, वाहन वगैरह। नियंत्रण पटल के लिए ये एक ऐप जो ज्यादातर परिस्थितियों में, या फिर वेबसाइट, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ऐसा रखना होगा कि वो सारे उपकरणों के लिए स्वीकार्य हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें कि जिससे कि टीवी कंट्रोल हो जाए और लाइट कंट्रोल ना हो। तो एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की जरूरत होती है जो कि आईओटी के सारे कंपोनेंट को वो कनेक्ट कर सके। वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिलहाल तो वाईफाई जो रेडियो तरंगों से संचालित होती है, और धीरे धीरे अब विदेशों में लाइफाई, दैट इज लाइट फिडेलिटी, जहां पे प्रकाश की तरंगों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके भी सूचना भेजी जा सकती है, और लाइफाई के अपने सेंसर होते हैं। तो धीरे धीरे लाइफाई का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, और सभी डिवाइसेस के बीच तथा डिवाइस एवं कंट्रोल पैनल के बीच इस तरह से वायरलेस कनेक्टिविटी बना रहता है। फिर कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं, कई प्रकार के संवेदी तंत्र होते हैं, जैसे कि वॉइस कमांड सेंसर, ध्वनि निर्देश, मोशन सेंसर, आप मूव कर रहे हैं उसका सेंसर, ठीक है, लाइट सेंसर, कंप्यूटर विजन, और पांचवी जरूरत होती है डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम्ड कमांड की।
डेटा प्रोसेसिंग अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो 2022 में ही इजाद हुई। 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों के लिए लॉन्च हुई, लेकिन कंपनियों के लिए अलग अलग खास उद्देश्यों के लिए तमाम तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से भी बने हुए थे, पहले से भी काम कर रहे थे। तो आईओटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्रोसेसिंग करता है और फिर पहले एक बार आप कमांड दे दीजिए कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना, तो इफ देन के आधार पर स्वजनित मींस ऑटोमेटेड निर्देश जिसका कि वो डिवाइसेस अनुपालन करते हैं। और आईओटी का एक शानदार एप्लीकेशन होता है स्मार्ट होम्स। आईओटी के आधार पर बनाया गया उपकरणों और घरेलू क्रियाकलापों, घरेलू एक्टिविटीज का एक ऐसा तंत्र जहां पर कई काम ध्वनि निर्देश से नियंत्रित होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि घर से निकल गए तो एसी ऑफ हो जाएगी, तो वो इंटरडिपेंडेंट है, घर से जब तक नहीं निकलेंगे एसी नहीं ऑफ होगी। या फिर स्वचालित होते हैं कि सुबह हो जाए तो खिड़की के पर्दे ऊपर कर दो, शाम हो जाए तो धीरे धीरे पर्दों को नीचे कर दो। तो ये सारा काम जो है या तो स्वचालित हो सकती है या इंटरडिपेंडेंट हो सकती है या ध्वनि निर्देश से नियंत्रित हो सकती है। इन सारे पॉइंट्स को यूज करके आप बहुत शानदार आंसर भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहेंगे तो। 5 फीचर होते हैं। अधिकांश उपकरण आईओटी के माध्यम से जुड़े होंगे। हाई लेवल की ऑटोमेशन होती है, कई लेवल की इंटर कनेक्शन होती है, बहुस्तरीय अंतर संबंध होता है। एज ए रिजल्ट ऊर्जा की खपत में कमी होती है। अब आप मान लो एक सीढ़ी है, मान लो कि उसमें 10 स्टेप हैं और किसी भी समय वो 10 स्टेप में से 2-3 स्टेप की ही एलईडी ऑन हो, बाकी ऑफ रहे। आप जहां पे खड़े हैं और उसके आगे के 2-3 स्टेप के अगर एलईडी ऑन हो और पीछे के सारे ऑटोमेटिकली ऑफ होते रहें और जब तक कि कोई सीढ़ी के पास ना आए तब तक उसमें से एक भी लाइट ऑन ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऊर्जा की बचत होगी। और तमाम ऐसी छोटी बड़ी चीजों से, आप रूम से बाहर निकले लाइट ऑफ हो गई, तो ऊर्जा की बचत बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं ये एक बेहतर सुरक्षा का भी नेटवर्क बनाता है। तो ये होता है स्मार्ट होम का सिस्टम। कल ये सब कराए थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा माइंड मैप टाइप का आप लोगों को दे देंगे और थोड़ा सा उसके जरिए रिवीजन करा देंगे, तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा। स्मार्ट होम में प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रक्रिया स्वचालन होती है और इंक्रीज्ड प्रोसेस एफिशिएंसी, मतलब कि उन्नत लेवल की प्रक्रिया कुशलता या प्रक्रिया दक्षता होती है कि एग्जैक्टली जब जिस काम को होना है एग्जैक्टली उस तरीके से होती है। प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके लिए आश्रित स्वचालन होती है कि जब भी कोई घटना होती है, जब भी किसी शर्त की पूर्ति होती है या किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है, तो स्वतः एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा है इंक्रीज्ड प्रोसेस एफिशिएंसी, आवश्यकता के अनुसार कार्य की दक्षता। जैसे कि हमने देखा कि रूम में 5 लोग हों तो एसी ज्यादा तेज चलेगा, रूम में कम लोग हों तो एसी कम चलेगा। तो प्रोसेस की एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। अब सोचो सिनेमा थिएटर में आज की तारीख में अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो गई तो सिनेमा थिएटर में जाएंगे आप तो देखेंगे कि 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एसी उसी स्ट्रेंथ के साथ चल रही है। अगर यही स्मार्ट सिनेमा थिएटर होता तो जितने लोग हैं उस हिसाब से एसी चल रही होती, ताकि एक तो है कि उन 10 लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उतना तेज एसी, दूसरी तरफ सिनेमा हॉल के द्वारा बहुत ज्यादा बिजली की वेस्टेज हो रही है। ठीक है, तो सेंसर्स तो हमने बात की ना कि सेंसर्स होते हैं, कंप्यूटर विजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वही एसी वाली एग्जांपल दे दी कि एक एसी जो कमरे में उपस्थित लोगों की संख्या के आधार पर कूलिंग किया करेगा। अब थोड़ा सा लाईफाई के बारे में भी जान लीजिए। लाईफाई कल नहीं बताया था, आईओटी खत्म हो गया, स्मार्ट होम खत्म हो गया, कल बताए ही थे, एक बार उसको रिवीजन करा दिए। अब लाईफाई के बारे में एक पेज में चीजों को सीख लीजिए, एक पेज काफी है। सर डार्क वेब कब पढ़ाएंगे? डार्क वेब अभी नहीं पढ़ाएंगे,
अगर डार्क वेब को लेकर के कोई नई डेवलपमेंट होती है, कोई नया सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तब करेंगे, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट एरिया में टॉपिक्स अनंत होते हैं, टॉपिक्स अनंत होते हैं। साइंस टेक तो छोड़ दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अनंत टॉपिक्स होंगे, लेकिन हमें हमेशा ही एग्जाम को लेकर के अपनी रेलेवेंस को बनाए रखनी है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है जैसे कि इसके एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है, तो आने वाले वक्त में करा देंगे, उसमें कहीं कोई मना ही नहीं है। और अगर ऐसी संभावना नहीं बनती है तो ये डार्क वेब डार्क में ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, लाइफाई। आज की डेट में जब हम वायरलेस डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाईफाई की, वायरलेस फिडेलिटी की। तो उसमें एक वाईफाई का हमारा राउटर होता है और उसके जरिए रेडियो वेव्स निकलते हैं, और रेडियो वेव हमारे मोबाइल फोन, रेडियो वेव हमारे कंप्यूटर तक वो डेटा पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल फोन या और भी कोई वाईफाई इनेबल डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि रेडियो वेव्स के बदले कुछ खास तरीके से लगे हुए बल्ब, उनकी लाइट में ऐसा मॉड्यूलेशन जो कि इंसान की आंखें जिसको ना देख पाए, लेकिन उसका जो सेंसर लगा हुआ है आपके मोबाइल फोन में या आपके डिवाइसेस में, उस सेंसर को समझ में आ जाए कि लाइट के वेवलेंथ में जो छोटी छोटी चेंजेस हो रही हैं उसके थ्रू क्या डेटा मिल रहा है। तो लाइट की वेवलेंथ में बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट चेंजेस के जरिए डेटा के ट्रांसमिशन को हम लाइट फिडेलिटी कहते हैं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक नया तरीका है, और चूंकि लाइट में इतने जबरदस्त तरीके से फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट करना पॉसिबल है कि इससे बहुत हाई स्पीड में और बहुत कम एनर्जी में डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड लाइफाई। लाइफाई आज की डेट में अपने शुरुआती स्टेज में है, ये कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक बन नहीं पाई है। तो प्रकाश की तरंगों के माध्यम से डिजिटल डेटा का आदान प्रदान क्या है? बेहद तेज डेटा ट्रांसफर 100 जीबीपीएस की रेट से, 100 जीबीपीएस की रेट से डेटा का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। और आप पहला जो प्रोजेक्ट है उसको हम कहते हैं प्योर लाइफाई, और वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। यह आइडिया हेराल्ड हैस ने 2011 में दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है कि प्रकाश की तरंगों में थोड़ा सा चेंज करके और डेटा को भेजा जा सकता है। तो तरंगों के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के सूक्ष्म परिवर्तनों से डेटा का ट्रांसफर होगा, और वो जो सूक्ष्म परिवर्तन होंगे वो ह्यूमन आईज के लिए, मानव नेत्र के लिए वो अदृश्य होगा, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि डेटा का ट्रांसफर जो है वो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर की हो सकती है, या नॉन विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेकिन उसमें चूंकि अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल होगा तो अल्ट्रावायलेट के कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट तो हम देख नहीं रहे हैं। इंफ्रारेड का भी एक प्रॉब्लम है कि अगर इंफ्रारेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंफ्रारेड में एक हीट इफेक्ट होता है। तो अभी तक जो भी लाइफाई के सिस्टम को डेवलप किए जा रहे हैं वो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में, जिससे कि टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप पे कोई बैड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा जो कि अल्ट्रावायलेट से पड़ सकता था। काम कैसे करता है? स्टेप 1, इंटरनेट हब या राउटर से एक विशेष प्रकार का एलईडी लैंप के पास डेटा भेजा जाएगा। तो ये हमारा इंटरनेट का हब है, कंटेंट आया और एक खास तरह का एलईडी लैंप, देख रहे हो, एक खास तरह का एलईडी लैंप के पास ये डेटा आता है। डेटा को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज के रूप में भेजा जाएगा, और उसके बाद यहां पर एक रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं फोटो डिटेक्टर। तो फोटो डिटेक्टर के द्वारा डेटा रिसीव होता है, और वो डेटा किस रूप में भेजा गया था? लाइट के रूप में भेजा गया था। तो लाइट के वेव में इतना छोटा चेंज करो कि वो हमारी आंखों में नहीं दिखे,
लेकिन ये फोटो डिटेक्टर उसको देख ले और उसके बाद फोटो डिटेक्टर डेटा को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि पूरे घर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेटा को थोड़ा प्रोसेस करेगा और फिर आगे जो है वो यूजर डिवाइसेस को वो डेटा भेज देगा। जब इसको अगर हम थोड़ा छोटा करके देखेंगे ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर दिखेंगी। तो अगर बोर्ड पे बहुत क्लियर नहीं भी दिख रहा है एनलार्जमेंट की वजह से, तो भी ठीक है, तो भी जो पीडीएफ होगा इसका, वो पीडीएफ आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा, बिल्कुल ही। और अगर आप चाहें तो ये बनाएं और ना चाहें तो इसको एज इट इज प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब ये था एक पेज में लाईफाई कि अगर कोई आपसे लाईफाई के बारे में पूछ ले। तो हमने अभी तक सुबह से ग्रिड कंप्यूटिंग देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रिवाइज किया, स्मार्ट होम को रिवाइज किया, कुछ ऐसे डायग्राम, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट देखे जो कल बनाने का मौका नहीं लगा था, कॉन्सेप्ट वही है। फिर हमने लाईफाई भी देख लिया। अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट में आप याद करिएगा कि मैंने ये भी सिखाया था, मैंने ये भी बताया था, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाके देखिएगा कि दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट का आज की डेट में जो सबसे मेजर प्लेयर है वो है स्टारलिंक। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है। लेकिन क्या आपको ये याद आ रहा है कि इंडिया की भारती टेलीकॉम जो कंपनी एयरटेल ब्रांड को कंट्रोल करती है, एयरटेल ब्रांड को ओन करती है, वो भारती टेलीकॉम ने ऑलरेडी बहुत सारे सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में इसरो के सहयोग से लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्टारलिंक की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल और कहीं ज्यादा रीच वाला सैटेलाइट इंटरनेट देने की उसकी योजना है। एंड मोस्ट लाइकली 2024 में शुरू हो जाएगा और जब शुरू होगा तो वो इलॉन मस्क के स्टारलिंक से बड़ा प्रोजेक्ट होगा। स्टारलिंक के पास उतने सैटेलाइट नहीं है जितना कि एयरटेल ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगर ये चीजें भूल रही हो तो एक बार जाकर के स्पेस टेक्नोलॉजी के क्लास नोट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत में ही स्पेस टेक्नोलॉजी हमने की थी, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था एयरटेल के इस प्रोजेक्ट के बारे में। वेल, तो सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब ये होता है कि आज की डेट में सबसे पहले देखें कि हमें किस किस तरीके से इंटरनेट मिलता है। हमें दो तरीके से इंटरनेट मिलता है। पहला मिलता है वायर्ड इंटरनेट, जिसकी स्पीड बहुत तेज है। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्लासरूम, जिस स्टूडियो से हम ये क्लास को स्ट्रीम कर रहे हैं, इस क्लास में वायर्ड इंटरनेट अवेलेबल है। वायर्ड इंटरनेट से हमारा मतलब है कि इंटरनेट जो यहाँ तक ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए आया है, काफी हाई स्पीड इंटरनेट है। मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं होगा तो बड़े आराम से 200 टू 300 MBPS की लाइन यहाँ पे होगी, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। 1 Gbps तो एयरटेल और जियो आराम से देते हैं आपको, है ना। तो ये वायर्ड इंटरनेट है और वायर्ड इंटरनेट को घर के तमाम डिवाइसेस के साथ आप फिर जोड़ सकते हैं। कैसे? वायरलेस राउटर के जरिए, वाईफाई के जरिए घर के सारे डिवाइस जुड़ जाएंगे। लेकिन आपके घर में जो इंटरनेट आया वो वायर्ड मैकेनिज्म से वो इंटरनेट आता है। दूसरा इंटरनेट है जो आप अपने मोबाइल डिवाइस में एक्टिवेट करके मेरी ये क्लास देख रहे हैं। इट इज कॉल्ड मोबाइल इंटरनेट। तो मोबाइल इंटरनेट आपकी टेलीकॉम कंपनी आपको देती है। डिपेंडिंग ऑन द हैंडसेट आपको 4G या 5G का इंटरनेट मिल रहा होगा। ये देना आपकी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का काम है। उस डेटा के लिए वो आपको पैसे चार्ज करते हैं और आपको एक ब्रॉडबैंड लेवल का इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो इंटरनेट है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट में क्या होगा कि इंटरनेट आपके घर तक, ठीक है, इंटरनेट आपके घर तक एक छोटे से एंटीना के जरिए बिल्कुल सैटेलाइट से आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर के छतों पर एयरटेल, डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह का एंटीना लगा हुआ है और डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको सिग्नल मिल रहे हैं और फिर सैटेलाइट से सिग्नल आपके घर की छत पे लगे हुए एंटीना को मिलता है और फिर केबल के जरिए वो सेट टॉप बॉक्स पे आता है और सेट टॉप बॉक्स से वो सिग्नल आपकी टीवी में जाता है। एग्जैक्टली हूबहू उसी तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट एक एंटीना के जरिए आपके घर तक इंटरनेट भेजेगा। एंटीना से केबल के जरिए इंटरनेट का सिग्नल आपके एक
मॉडेम में जाएगा और मॉडेम वाईफाई से जुड़ा होगा तो घर के सारे डिवाइस कनेक्ट होंगे। तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट का एक फायदा ये है कि आप गांव में चले जाएं तो भी इंटरनेट मिल जाएगा, बस आपके पास एंटीना होना चाहिए। तो आप गांव में चले जाएं तो भी इंटरनेट मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों की मेरे से बात हो चुकी है कि आप लोग हिमालय में तपस्या करेंगे तो वहां भी इंटरनेट मिल जाएगा। क्यों ही मिल जाएगा? क्योंकि आप इंडिया में छोड़िए, दुनिया में कहीं रहें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सैटेलाइट का आपको लिंक मिल ही जाएगा। तो अगर वो इंडिया सेंट्रिक है तो इंडिया में मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि सैटेलाइट इंटरनेट डायरेक्टली यूजर को कम्युनिकेशन सैटेलाइट से इंटरनेट की वेवलेंथ देता है और उसके बाद घर में वो केबल के जरिए आकर के एक सेट टॉप बॉक्स पे आता है और सेट टॉप बॉक्स से फिर आपके घर को मिलता है। ठीक है, तो चलो, तो ये है सैटेलाइट इंटरनेट का मामला। ये देखो पहले, और ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन मैंने सोचा कि कर रहे हैं तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग फिनिश कर लें। अब ये देखो, ये स्टारलिंक का नेटवर्क है, लगभग 150 सैटेलाइट हैं, ठीक है ना, और वो हमारे पृथ्वी के सरफेस से लगभग 1400 किलोमीटर की हाइट पे पृथ्वी की ऑर्बिट कर रहे हैं। और कितने सैटेलाइट हैं? 150 सैटेलाइट हैं। एयरटेल इससे बहुत बड़ी संख्या में सैटेलाइट को भेजने जा रहा है। तो चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, ये सैटेलाइट जो है एंटीना के जरिए, ठीक है, सैटेलाइट एंटीना के जरिए आपके घर तक सिग्नल पहुंचा रहा है। और आपके घर में अगर आप देखें तो एंटीना से एक वाईफाई तक आता है और वाईफाई से फिर रेडियो तरंगों से आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके टैबलेट तक ये सिग्नल पहुंचता है। तो इसके काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका कुछ यूं है कि लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन का प्रसारण होता है और एंटीना के माध्यम से सिग्नल को ग्रहण किया जाता है। और सैटेलाइट से या तो रेडियो वेव के जरिए आती है या लेजर के जरिए आती है। स्टारलिंक लेजर के जरिए सिग्नल भेजती है और दूसरी कंपनियां जो हैं वो रेडियो वेव के जरिए सिग्नल भेजती हैं। तो स्टारलिंक का एक बेनिफिट ये है कि स्टारलिंक का डेटा ट्रांसमिशन जो है, चूंकि वो लाइट बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डेटा वो कम ही समय में ट्रांसफर कर सकती है दूसरे रेडियो वेव पे, लेकिन वो भी कोई कमजोर नहीं है। और फिर एंटीना से केबल के माध्यम से आपके सेट टॉप बॉक्स में जाएगा, जो कि एक वायरलेस इंटरनेट का राउटर भी होता है। और फिर घर में वाईफाई के माध्यम से आपके जितने डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस जुड़ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या क्या है? सुदूर इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सकेगा। संचार, व्यापार, जन सुविधाएं, सरकारी सेवाएं, चिकित्सा एवं शिक्षा, सबको बढ़ावा मिलेगा। और यही उद्देश्य नेशनल ऑप्टिक फाइबर मिशन का भी है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, कि सुदूर इलाकों तक हाई लेवल का ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिल सके। क्या हुआ कि आधे रास्ते पे जाकर के हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो मोबाइल इंटरनेट पर आश्रित हो गया कि अब तो मोबाइल इंटरनेट भी 4G आ गया तो अच्छे रेट पे डेटा है। लेकिन जब आप सुदूर गांव में जाएंगे, अब जैसे मेरा ही गांव है बिहार में, तो हालांकि अब तो माँ पिताजी शहर में रहते हैं, लेकिन जो मेरा पैतृक गांव है वहां पे जाते हैं तो ऑप्टिक फाइबर इंटरनेट नहीं है। और अगर हम बात करें मोबाइल इंटरनेट की तो वहां पे इतने कम टावर हैं कि 4G अच्छा कनेक्शन आप बिल्कुल भूल जाए। और ये बात मैं बता रहा हूं आज से 2-2.5 महीने पहले की। अब हो सकता है कि ये चीजें सुधर गई हो तो अलग बात है, 2-2.5 महीने पहले तक नहीं थी। तो नेशनल ऑप्टिक फाइबर मिशन का भी ये था कि दूर दराज के किसी भी हिंदुस्तान के कोने में हाई लेवल का ब्रॉडबैंड इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर के जरिए पहुंचाया जाए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। बेहतर इंटरनेट कनेक्शन, जिन एरियाज में लोगों को मिला भी हुआ है अच्छा ब्रॉडबैंड, तो उनको और भी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिले, उनको और भी अच्छी डेटा स्पीड मिले। तो ये सारी चीजें भी गौरतलब होती हैं। चिंतनीय मुद्दे क्या हैं? सबसे पहली बात क्या है कि इंटरनेट सेवा महंगी होने की संभावना है।
इंस्टॉलेशन जटिल और महंगा हो सकता है। नई तकनीक है तो सेवा में रुकावट की भी संभावना हो सकती है। और नवंबर 2021 तक सरकार के पास इसको लेकर के कोई नीति नहीं थी। आज भी कोई नीति नहीं है, सिवाय इसके कि स्टारलिंक इंडिया में नहीं चलेगा। नवंबर में, एक्चुअली मैंने नवंबर का रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि हमारे मंत्री ने ये घोषणा की थी, घोषणा नहीं, संसद में जवाब दिया था नवंबर 2021 में कि भारत के पास मोबाइल सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर के अभी किसी राष्ट्रीय नीति का अभाव है। और अभी तक वो राष्ट्रीय नीति का अभाव है ही। नवंबर 2021 में उन्होंने स्वीकार किया था। आज भी राष्ट्रीय नीति का अभाव है, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके ये बोला कि इंडिया में स्टारलिंक का कनेक्शन नहीं अलाउ होगा। दूसरे शब्दों में, स्टारलिंक का एंटीना इंडिया में नहीं लगेगा। अगर एंटीना आ गया तो कनेक्शन तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन इंडिया में उसको बैन कर रखा है कि स्टारलिंक नहीं आएगा, हमारा इंटरनेट रेगुलेटेड होगा। ठीक है, अब हम आ गए दो लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ ड्राइविंग कार और दूसरा टॉपिक रहेगा हाइपर लूप का। तो सेल्फ ड्राइविंग कार और उसके बाद हाइपर लूप। कई लोग कह रहे हैं मेरे गांव में 5G चलता है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे गांव में नहीं चलता है। अब गांव तो मैं बदल नहीं लूंगा, अपना जो है वही रहेगा। हम लोग 5G का इंतजार करेंगे, आप 5G को एंजॉय कीजिए। क्यों बैन है? इसलिए बैन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्मल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके डेटा को कहीं से भी इंटरसेप्ट कर सकती है, और अगर किसी भी गलत इस्तेमाल की संभावना होगी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो वहां से डेटा लेना कि किसने क्या भेजा, किस उद्देश्य से भेजा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंटिल आप उसको कंट्रोल कर पाए तब तक उसको इजाजत देना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, सेल्फ ड्राइविंग कार 2022 के दिसंबर में हम बैठे थे। ठीक है, 2022 के दिसंबर में हम सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठे थे और टैक्सी भी चलने लगी है अमेरिका में। ठीक है, टैक्सी भी चलने लगी है अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग कार की, खास तौर पे कैलिफोर्निया प्रांत में। तो हम बैठे थे और जानबूझ करके, हम लोग तो थोड़े डरने वाले लोग हैं, तो जानबूझ करके मैंने बस 5 किलोमीटर की यात्रा बुक की थी। कम बेश 2.25 माइल की यात्रा मैंने बुक की थी कि इतने ही में देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और पूरे दौरान अनगिनत फोटो और अनगिनत वीडियो बनाए। और सेल्फ ड्राइविंग कार इतनी शानदार तरीके से, इतने सेफली वो ड्राइव करता है कि आप इंप्रेस हुए बगैर रह नहीं सकते। ड्राइवर ही नहीं था, ठीक है, वो सीट खाली थी, तो वो देख के भी टार्जन द वंडर कार फिल्म की याद आ रही थी। आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, आप या तो सामने की बगल वाली सीट पे बैठ जाएं या फिर पीछे की सीट पे बैठ जाएं। मैं पीछे की सीट पे बैठा हुआ था और मेरे बैठने के बाद एक कोड मुझे एंटर करना था और कोड एंटर करने के बाद वो कार चल पड़ी। सामने गाड़ी है, कार स्लो हो जाती है, ट्रैफिक येलो है, कार स्लो हो गई। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उसके हिसाब से कार अपने स्पीड को रेगुलेट कर रही है। दाएं बाएं से जो ट्रैफिक किसी चौराहे पे पास कर रही है, गाड़ी उसका भी ध्यान रख रही है। आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सीडेंट होगा तो वो उसकी खुद की वजह से नहीं होता, बल्कि दूसरी कार जो एक इंसान चला रहे हैं उसकी गलती की वजह से हो। मान लो कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्रॉस कर रही है, उसका ग्रीन है, इधर से अगर कोई रेड लाइट होने के बावजूद रोड क्रॉस करके आके इसको ठोकर मार दे, तो इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार की क्या गलती भला। तो ये इतना ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार का है। ठीक है, अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। पीसीआर, आरएफएलपी, 5G जितना कराया है पहले उस पर ध्यान दो। कुछ सोच करके उसको ड्रॉप किया है। ठीक है, कुछ सोच करके ड्रॉप किया है। कुछ चीजें होती हैं जो गलती से
छूट जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप जानबूझ करके ड्रॉप करते हैं। तो 35 क्लासेस में बगैर समय वेस्ट किए जितनी टॉपिक्स की हैं ना, उतनी टॉपिक्स प्लस करंट कर लो, ये भला हो जाएगा। ठीक है, तो और अभी जो चल रहा है, अगर उस टॉपिक के एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो तो उस टॉपिक पे ध्यान दे दो। चलो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स स्वचालित होते हैं, मतलब खुद से चलते हैं, लेकिन आंशिक रूप से स्वनिर्देशित होते हैं। चलते खुद हैं, लेकिन निर्देश आंशिक रूप से ही उनका अपना चलता है, बाकी निर्देश आप देते हैं कि आपको कहां जाना है और कैसे जाना है। ठीक है, तो सर्वोपरि मानव निर्देशित ये गाड़ियां होती हैं। यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, अभी की स्थिति क्या है, अपेक्षित लाभ और चिंता के मुद्दे क्या हैं। तो ये है क्या, तो कंप्यूटर से नियंत्रित है, एआई से ऑगमेंटेड है, एआई से संवर्धित है और कई प्रकार के सेंसर से युक्त है, और जिसकी वजह से ये काफी हद तक एक ऑटोनमस व्हीकल है, स्वायत्त वाहन है, जो सामान्य परिस्थितियों में बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के चल सकती है और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकती है। ठीक है, यात्रा के किसी भी चरण में ड्राइवर के द्वारा इस वाहन को नियंत्रित किया जा सकता है। ड्राइवर की कुर्सी, अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हैं, जो टैक्सी में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हैं, आपकी अपनी कार है, तो आप बेशक ड्राइवर की कुर्सी पे बैठ सकते हैं और किसी भी स्टेज पे अगर आप उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हमेशा ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं मैनुअल ओवर राइड, कि गाड़ी चल रही है लेकिन मैनुअली आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ड्राइवर के द्वारा, ठीक है, ड्राइवर जरूरी नहीं कि ड्राइवर की सीट पे ही बैठा रहे, लेकिन ड्राइवर के द्वारा गाड़ी स्टार्ट कब करनी है, गंतव्य की सूचना दी जाएगी और चालन का तरीका चुना जाएगा। चालन का तरीका मतलब क्या ये पूर्णतः मानव नियंत्रित हो, आंशिक रूप से कंप्यूटर नियंत्रित या पूर्णतः कंप्यूटर नियंत्रित हो, और पूर्णतः कंप्यूटर नियंत्रित होने पर भी ये मानव नियंत्रित हो सकता है, या मिक्स्ड नियंत्रण हो। फिर यात्रा शुरू होती है। जो गाड़ी का नेविगेशन तंत्र है वो सबसे तेज रास्ते का चयन करता है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि ये रास्ता छोटा है या ये रास्ता लंबा है, उसको शॉर्टकट की परवाह नहीं है। उसको ये परवाह है कि सबसे जल्दी आप अपने गंतव्य तक किस रास्ते से पहुंच सकते हैं। वो रास्ता लंबा हो, लेकिन अगर उस पर ट्रैफिक कम होगा तो उसी रास्ते का वो सिलेक्शन करेगा। तो नेविगेशन तंत्र सबसे तेज मार्ग का चयन करता है और उसके बाद दिशा निर्देशन करता है। कई प्रकार के सेंसर होते हैं। आसपास चल रहे वाहन और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैमरास होते हैं, लाइडार होते हैं, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जिसको कहते हैं, नॉर्मल रडार होते हैं वगैरह। बैटरी या ईंधन के स्तर और उसके खपत की दर के लिए एक अलग सेंसर होता है। ट्रैफिक के जो निर्देश लाइट वगैरह होते हैं, अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे आप 40 के ही स्पीड से जाएंगे, स्कूल है आप धीमे चलेंगे वगैरह। तो उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर विजन होता है और उसको एनालाइज करने के लिए एआई होता है। ट्रैफिक की सामान्य बातें भी उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए कंप्यूटर विजन होता है और कई सारे ट्रैफिक रूल ऑलरेडी इसमें इंक्लूड की रहती है। और ये सब के सब सेंसर सीपीयू को सूचना देते हैं। नेविगेशन भी सीपीयू को सूचना देकर के और एआई के द्वारा रियल टाइम का मतलब है देन एंड देयर ये तय किया जाता है कि गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये इसके ऑटोमेशन का तरीका होता है। आगे चलते हैं। फिर गाड़ी की दिशा और गति पर नियंत्रण और किसी भी आकस्मिक स्थिति में मानव नियंत्रण इज पॉसिबल। तो अगर मानव नियंत्रण आप चाहते हैं तो ड्राइवर का, ठीक है ना, ड्राइवर का
ड्राइविंग सीट पर बैठे रहना जरूरी है। ठीक है, प्राथमिकता का क्रम क्या है? प्राथमिकता का क्रम सवारी की सुरक्षा और सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन और व्यक्तियों की सुरक्षा सबसे पहला। दूसरा, गंतव्य तक कम से कम समय में पहुंचना दूसरा। तीसरा, कम से कम एनर्जी, एनर्जी ज्यादा लगे लेकिन आपको गंतव्य पर जल्दी पहुंचाना, उससे ऊपर की प्राथमिकता है। और उससे भी पहली प्राथमिकता है कि आप सुरक्षित रहें, सड़क पर जो दूसरी गाड़ियां चल रही हैं वो सुरक्षित रहें, और सड़क पर जो लोग चल रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और लास्ट में कंफर्ट, कि आप कंफर्टेबल कैसे रहें। अब एक डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम दिखाता है कि इसमें किस तरह से तरह तरह के उपकरण लगे होते हैं, इसको देख लीजिए। और ये ऑब्वियसली आपके साथ शेयर तो होगा ही। आई होप जब आप देख पा रहे हैं। ये है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार का एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप। तो टॉप पे एक लाइडार लगा होता है, ये रोटेट कर रहा होता है, जैसे गाड़ियों की लाल बत्ती जैसे रोटेट कर रही होती है, तो टॉप पे एक लाइडार लगा होता है, वो हर डायरेक्शन में लेजर मारता रहता है, और लेजर जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आएगा। लेजर क्या है? एक बहुत ही फोकस्ड बीम ऑफ लाइट है। तो लेजर लाइट के वेग से जाएगा और उसी वेग से वापस आएगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आएगा, और आपका कंप्यूटर इतने में समझ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वो लाइडार टॉप पे है, और 360 डिग्री आगे पीछे दाएं बाएं एंगल पे 360 डिग्री आपको इंफॉर्मेशन देगा। कौन? ये लाइडार यूनिट। साथ ही साथ कैमराज लगे हुए हैं, और कैमराज जो हैं वो मल्टीपल इमेज लेते हैं और डेप्थ का आइडिया देते हैं कि ये इसके पीछे है, ये इसके आगे है। ठीक है, तो मल्टीपल इमेज लेकर के कैमरा आपको डेप्थ का आइडिया देते हुए सीपीयू को डेटा देते हैं। ड्राइवर को डेटा नहीं देंगे, ड्राइवर तो इतना डेटा प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपके कार का, उसको ये डेटा देते हैं। मेन कंप्यूटर गाड़ी के पीछे लगा होता है, जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, और पावरफुल ही नहीं होता है बल्कि एआई एल्गोरिदम से लैस होता है। फिर आप देखो तो सामने एक लाइडार यूनिट होता है, फिर लेफ्ट राइट सामने पीछे रडार सेंसर्स होते हैं, देख रहे हो। सो रडार जो है रेडियो वेव भेजेगा, लाइट नहीं भेजता, रेडियो वेव भेजेगा, क्योंकि जब फॉग का कंडीशन होता है ना, जब फॉग का कंडीशन होता है तो लाइट तो जाती नहीं है, तो लाइडार तो फेल हो जाएगा। तब क्या करोगे आप? तब हमारा ये रडार काम करता है, रडार रेडियो वेव भेजता है, और रेडियो वेव जब रिफ्लेक्ट होके आती है तो रडार बता देगा। नहीं तो आपकी जो है ड्राइवरलेस कार फॉग में तो चलेगी ही नहीं, तो उसके लिए रडार भी लगे होते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। तो इतने तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। और थोड़ा सा लाइडार के बारे में भी बता दिया है। लाइडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, प्रकाश की किरणों पर आधारित होता है। रेडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। लाइडार का रिसीवर है ये। तो सबसे पहले लाइडार एक लाइट इधर भेजेगा, और वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो लाइडार का रिसीवर जो है उसको लेगा, और लाइडार में यहां पे सेंटर में एक प्रकाश या लेजर का स्रोत होता है जो प्रकाश को भेजता है, और ऑब्जेक्ट से टकरा के जो आई लाइडार का रिसीवर। और उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जो चीजें टकरा के आई उसको इमीडिएटली वो डेटा को भेजता है सीपीयू में, जो कि उसका वो एनालिसिस करता है। तो ये है ड्राइवरलेस कार के काम करने का तरीका। और ड्राइवरलेस कार इंडिया में बैटरी ऑपरेटेड कार तो आ ही गई है, आने वाले वक्त में बढ़ेगी, लेकिन इंडिया में जितना ट्रैफिक कंजेशन है ये सोच पाना मुश्किल है कि इंडिया में ड्राइवरलेस कार कितनी सफल होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। तो वहां पे अब हम लोग अपने डिस्कशन से विमुख हो जाएंगे अगर उस डायरेक्शन में जाएंगे कि इंडिया में इसका क्या स्कोप है। मुझे बहुत स्कोप नहीं लगता। ये सेम चीज है, कैमरा रडार लाइडार, जो कि पिछले वाले पेज पे था, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये खुद से देखने की चीज है, वो हमने एक्सप्लेन कर लिया है। लाभ
सबसे पहले सुविधा कि अगर आपको वाहन चलाना नहीं भी आता है तो भी आप अपने वाहन से गंतव्य तक जा सकते हैं। अभी ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। नए शहर में बिना किसी परेशानी के आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। किसी शहर में पहली बार भी आए हैं तो भी आप बिना परेशानी के आपका कार आपको गंतव्य तक ले जाएगा। जो बूढ़े लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, शारीरिक रूप से जो कम सक्षम लोग हैं, उनके लिए बहुत सहायक है। विश्वसनीयता, अभी तक के परीक्षण काफी सुरक्षित रहे हैं। और अगर सारे कार सेल्फ ड्राइविंग हो जाए तो सब के सब रूल को फॉलो करेंगे और रोड एक्सीडेंट न के बराबर रहे। चिंतनीय बिंदु, बिल्कुल नई प्रौद्योगिकी है, इसलिए सुरक्षा परीक्षण और होना चाहिए। अगर किसी ने आपके कार को हैक कर लिया तो फिर आप एक जगह जाना चाह रहे हैं और आप हैक होकर के अपनी ही कार में लॉक होकर के कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है। डेटा सुरक्षा एवं निजता का प्रश्न, राइट। आपकी कार को उस हर चप्पे चप्पे की जानकारी होगी जहां आप गए हैं, क्या आप वो चाहते हैं। ठीक है। रोजगार का प्रश्न, दुनिया के बहुत सारे देशों में लोग ड्राइविंग का रोजगार प्राप्त करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, उनका क्या। ऐसे कार महंगे होंगे पक्के तौर पे, और भारत जैसे देश में इसकी कितनी उपयोगिता और इसकी कितनी प्रासंगिकता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फाइनली लास्ट टॉपिक, हाइपर लूप। पहले हम लोग बात करें मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी की। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि अगर ये मेरा फोन और ये दोनों ही एक ही मैग्नेटिक पोल, फोन का स्क्रीन और ये रिमोट कंट्रोल दोनों का एक ही मैग्नेटिक पोल होगा, तो ये रिमोट कभी भी मेरे फोन के स्क्रीन पे ऐसा लेटा हुआ नहीं पाया जाएगा, हमेशा यूं ऐसे थोड़ा सा इसे ऊपर रहेगा ये। ठीक है। और उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते चले जाएं तो ये इसके ऊपर भी रहेगा और मूव भी करेगा। इस टेक्नोलॉजी को लेकर के ऑलरेडी दुनिया के 3 कंट्रीज में ट्रेन चल रहे हैं, और आज से नहीं चल रहे, 1990 के दशक से चल रहे हैं। और ये देश हैं जापान, जिसने मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसको हम मैगलेव कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन से दुनिया की बुलेट ट्रेन को शुरू किया। चाइना ने शुरू किया और फ्रांस ने भी मैग्नेटिक लेविटेशन शुरू किया। तो मैग्नेटिक लेविटेशन से होता क्या है कि किसी भी ट्रेन के पहिए और पटरी के बीच का जो घर्षण होता है, वो घर्षण जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि अब कोई पहिया नहीं है जो ट्रैक से फ्रिक्शन के साथ आगे बढ़ेगा। तो वो तो जीरो हो गया, तो अपने आप स्पीड बढ़ गई। लेकिन एक और घर्षण का सामना करना पड़ता है, और वो घर्षण है एयर रेजिस्टेंस, है ना। वो घर्षण होता है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस, आप जब मूव करते हैं एयर में तो एयर का एक अपना फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि आपके स्पीड को किल करता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि एयर रेजिस्टेंस को कम कर दें तो स्पीड तो और भी बढ़ जाएगी, और ये तब बढ़ता है जब आप इस तरह के ट्रेन को एक ऐसे ट्यूब में चलाएं, जहां पे वैक्यूम सक्शन पंप से हवा को काफी हद तक निकाल दिया गया है। एक ट्यूब बनाएं और यहां से दिल्ली से कानपुर तक की ट्यूब बना दें और बड़े बड़े पिलर पे खड़े कर दें। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जैसे रेलवे लाइन बिछती है, लंबे पुल बनते हैं, वैसे ये भी बन जाएगा, है ना। तो पुल के जरिए आप एक ट्यूब की सिस्टम कर दे दिल्ली से कानपुर तक की। उसके बाद ट्यूब में नीचे आप मैग्नेट्स लगा दे, जो मैग्नेट का फील्ड बदलता रहता है, मूव करता रहता है, ताकि ट्रेन भी उस पर मूव करता रहे। तीसरा कि वैक्यूम पंप से उस ट्यूब के अंदर बहुत हवा को निकाल दें, थोड़ी सी हवा को रहने दें, तो एयर का फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। और उसके बाद वो ट्रेन, ना तो उसको सरफेस का घर्षण मिलेगा और एयर का घर्षण भी बहुत कम हो चुका होगा, जीरो नहीं बोलेंगे, लेकिन एयर का घर्षण भी बहुत कम हो चुका होगा। और तब वो जो रफ्तार लेगी वो प्लेन के रफ्तार के बराबर होगी। और यही कॉन्सेप्ट हाइपर लूप का है। हाइपर लूप के पीछे कई लोग काफी एक्साइटेड हैं। इलोन मस्क की कंपनी काफी एक्साइटेड है। रिचर्ड ब्रांसन है, एक ब्रिटिश बिलियनियर है,
जिनका अपना एयरलाइन चलता है वर्जिन अटलांटिक, तो वो भी हाइपरलूप में काफी इंटरेस्टेड हैं। और इतना ही नहीं, हाइपरलूप को लेकर के इंडिया भी काफी इंटरेस्टेड है। तो हाइपरलूप के ट्रेन बहुत लंबे ट्रेन नहीं होंगे, छोटे छोटे बस के साइज के ये होंगे, जिसमें एक साथ कुछ लोग बैठे। कई लोग कहते हैं कि हाइपरलूप एक बड़े एसयूवी के साइज का हो तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। हाइपरलूप एक एसयूवी के साइज का हो जिसमें एक साथ 6 लोग बैठ जाएं 3-3 की कुर्सियों में। और ऐसे कई सारे हाइपरलूप, दिल्ली से कहीं के लिए चला दो, चंडीगढ़ के लिए चला दो, जयपुर के लिए चला दो, कानपुर के लिए चला दो, ऐसे आप कर सकते हैं। वो तो बाद की बात है। तो ये देखो एक ट्यूब दिख रहा है हम लोगों को, और ट्यूब के अंदर ये ट्रेन दिख रही है जो सरफेस से थोड़ी सी ऊपर है। इधर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इसको रोकने के लिए है कि वो ट्रेन इधर या इधर गिर ना जाए, उसको रोकने के लिए है। लेकिन ये एक्चुअल सरफेस से थोड़ी ऊपर होकर के चल रही है। तो ये है हमारे हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट। ये पूरा इंग्लिश में है, हिंदी में समझाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ फैक्ट्स ही हैं और बस 2 पेजेस हैं, ठीक है। और एक एक चीज हम हिंदी में समझाएंगे। तो हाइपरलूप क्या है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग इसको देख पाए। हाइपरलूप क्या है? तो सबसे पहले तो ये एक सील्ड ट्यूब है, ठीक है। एक सील्ड ट्यूब है, मतलब चारों तरफ से सील किया हुआ है कि इसमें एयर ना घुस जाए, विद लो एयर प्रेशर, ठीक है, जिसमें से एयर को निकाल दिया गया है। सील ट्यूब, लो एयर प्रेशर है, और उसके थ्रू एक पॉड, मतलब एक कैप्सूल के आकार का एक ट्रेन, ठीक है, मे ट्रेवल सब्सटेंशियली फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। ना तो उसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा और ना ज्यादा उसको फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। नीचे का फ्रिक्शन के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन इस्तेमाल होता है, और एयर रेजिस्टेंस के लिए एयर को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, मतलब कि दिल्ली से पटना आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो कि दिल्ली से पटना प्लेन से पहुंचने में लगा हुआ समय होता है, तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्सन होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी और ट्रेन आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और मैगलेव, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। 2021 में, आज से 2 साल पहले, यह सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। कई कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कमर्शियली अभी ये कहीं नहीं चल रही है। ये बात स्पष्ट हो जाए कि हर जगह ट्रायल, हर जगह इसको बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमर्शियली हाइपरलूप कहीं चल रहा है? नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये सिस्टम कई कंपनी और कई लोग बना रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप, ये रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है, ठीक है। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट इलॉन मस्क ने भी दिया है, ठीक है। और ये देखो, जो पहला ट्रायल हुआ था वो मई 2017 में शुरू किया गया था, बहुत छोटे इलाके में, 1 मील की दूरी में पहला ट्रायल हुआ था, और वो सक्सेसफुल रहा था। जो पहला ट्रायल था वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा था अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में, जहां पे लास वेगास का शहर है। तो नेवादा डेजर्ट में हाइपरलूप का 1 मील का बनाया गया, आज उसको बढ़ा करके 12 मील का बनाया गया है, और अभी तक 400 से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं, और टेस्ट सफल रहे हैं, और टेस्ट के रिजल्ट बहुत शानदार रहे हैं। तो यह है हाइपरलूप का बेसिक। हाइपरलूप कि अगर हम बेनिफिट को देखें तो स्पीड ऑफ अ प्लेन, हवाई जहाज के स्पीड से चलेगी। दूसरा, प्लेन से चीपर होगा, क्योंकि प्लेन में एविएशन फ्यूल लगता है, प्लेन में पेट्रोल लगती है, जिसको हम एविएशन पेट्रोल कहते हैं, जो सबसे महंगा पेट्रोल का वेरिएंट होता है वो लगता है। हाइपरलूप तो मैग्नेटिक लेविटेशन से चलेगी, ठीक है। उसके बाद इट कैन प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी लाइक ट्रेन्स, क्योंकि ग्राउंड पे है तो बहुत तरह की कनेक्टिविटी बन सकती है। मिसाल के तौर पे दिल्ली से कानपुर की फ्लाइट नहीं चलती, लेकिन दिल्ली से कानपुर आप आराम से हाइपरलूप में जा सकते हैं, और चाहें तो रास्ते में 3 स्टॉपेज भी लगा दें, जो कि प्लेन कभी भी नहीं देगी। सेफर भी है। फिर ये सिस्टम जो है, कस्टमाइजेबल ट्रिप कैन बी प्लान्ड,
कि अगर ये दिल्ली से कानपुर जा रही है तो कोई हाइपर लूप के एक व्हीकल को हायर कर ले तो वो दिल्ली से गाजियाबाद भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको कानपुर ही उतरना है। तो वो रिजर्व करके अपने ट्रिप को कस्टमाइज भी कर सकता है, जो प्लेन में पॉसिबल नहीं है। फिर लैंड कहाँ करेगी वगैरह वगैरह की समस्या क्रिएट होगी। फिर इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे शहर काफी पास पास में है, बहुत दूर दूर में नहीं है, तो इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप हाइपर लूप का अच्छा नेटवर्क बना लें तो ये बड़ा ही सक्सेसफुल हो जाएगा और काफी तेजी से लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शायद अफोर्डेबली पहुंचा पाएगा। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम है तो एफिशिएंट ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्रिएट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, ठीक है। और लास्ट है, ये एनक्लोज्ड है तो ये वेदर प्रूफ रहेगा, मतलब कि वेदर का इस पर कोई असर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट के दौरान कई तरह के जॉब भी क्रिएट होंगे हाइपर लूप के दौरान। तो ये है हाइपर लूप कैसे काम करता है और हाइपर लूप के फायदे क्या क्या हैं। इंडिया हाइपर लूप की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, तो हाइपर लूप को लेकर के इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं। पहले चैलेंजेस देख लेते हैं फिर हम देखें। तो एक तो है टेक्नोलॉजी डिवाइड। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज के पास हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी है, तो कुछ देशों में ये डेवलप होगा, ज्यादातर देशों में ये डेवलप नहीं होगा। कई देशों को ये डेवलप करने के लिए उन देशों के साथ कोलैबोरेशन करना होगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी एक मैच्योर लेवल पर है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा होगा, और ये अफोर्डेबल होना चाहिए, नहीं तो लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और लास्टली कि हर तरह की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। इंडिया हाइपर लूप की रेस में कतई पीछे नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करें। देखो, तो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके सारस्वत। उन्होंने एक कमिटी का ये किया, निर्देशन किया कि हाइपर लूप की भारत में क्या संभावनाएं हैं और कहां से कहां हाइपर लूप हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमने जो यहां पे देखा, एक तो देखा अमृतसर एंड चंडीगढ़ को कनेक्ट करना, और फिर अमृतसर और चंडीगढ़ को दिल्ली से कनेक्ट करना, एक तो वो पॉसिबिलिटी देखा। फिर उसके बाद फरवरी 2018 में ही रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि हाइपरलूप पुणे और नवी मुंबई में डेवलप किया जा सकता है। लेकिन फिर कोरोना वायरस आ गया और इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी रुक गई। फिर धीरे धीरे वो शुरू हुआ। फिर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और पंजाब में इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज चली हैं, ठीक है। 2020 में एक स्टडी की गई कि क्या बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से जोड़ने के लिए हाइपरलूप किया जा सकता है। तो इंडिया में कई जगह, पुणे मुंबई के बीच, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच, चंडीगढ़ अमृतसर के बीच, दिल्ली अमृतसर के बीच, है ना, बेंगलोर के एयरपोर्ट जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर है, बेंगलोर के एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के बीच। तो इस तरह के कई तरह के फिजिबिलिटी स्टडीज की गई हैं और उम्मीद की जाती है कि 2025 तक हम लोग सेफ्टी वगैरह की स्टडी करके और इस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे कि 2030 तक, मतलब आज से 7 साल में, हम हाइपरलूप को इंडिया में लॉन्च कर पाए। तो ये चीज है, ठीक है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इसके फायदे, इसकी कुछ चुनौतियां और इंडिया में इसकी क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। और इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक का जो सिलसिला था, ये टॉपिक का सिलसिला अब फिनिश होता है। अब थोड़ी वो बातें जो कि क्लास जब कोई एरिया कंप्लीट होता है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच होना चाहिए। अब वो बातें अगले 20-25 मिनट तक। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये जो डेली क्लासेस का लगभग 2 महीने का जो सिलसिला रहा, जहाँ पे सोच समझ करके मैंने कई टॉपिक्स को नया जोड़ा, कई टॉपिक्स जो मुझे बाद में लगा कि ये कौन ही पूछेगा, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अब इस चीज को रिवाइज कैसे करना है, अभी तक जो आपका एक्सपोजर रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ,
वो फर्स्ट एक्सपोजर रहा। फर्स्ट एक्सपोजर का मतलब है कि बस अभी अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको डिलीवर की। ये अभी आपका चूंकि फर्स्ट एक्सपोजर है तो ऐसा रेयरली होगा कि 100% चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए। लेकिन अगर इसी चीज को आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो इसी चीज की समझ बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म होती चली जाएगी। तो जो सबसे पहली शर्त है वो शर्त यह है कि आप जो कुछ भी लिखा है, जितने पीडीएफ दिए हैं, और अगले 5-6 दिनों में और भी कई सारे पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो वो आप अपने कोर्स का पोर्टल चेक करते रहिएगा और पीडीएफ आपको ऐड होता मिलता रहेगा। तो अगले 5 दिनों में, मतलब 5 या 6 दिसंबर तक और भी जो पीडीएफ मिलेंगे, सबसे पहला मिशन तो ये बनाए कि हर रोज कम से कम 1 घंटे का समय आप उनको रिवाइज करने के लिए दें। 1 घंटे का समय निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी क्लासेस में भी व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं से मतलब है कि आपके बैच में कुछ और क्लासेस चल रही होंगी, उनके साथ आप व्यस्त हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी विषय की कहीं कोचिंग भी लेते हों, तो वो व्यस्तता होगी। आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज की क्लासेस हो गई। तो सबसे पहली बात है कि 1 घंटे का समय निकालें और कम से कम 1 महीने के लिए निकालें। और 1 घंटे रोज जो कुछ भी हमने किया है पिछले 35 सेशंस में, उनको आप काफी माइन्यूटली पढ़ने की कोशिश करें। 35 सेशन में 2 सेशन हमने इंट्रोडक्टरी लिया था, बाकी के हमारे 33 सेशन पूरे कंटेंट पे हैं। तो वो 33 सेशन आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी, और 33 सेशन को रिवाइज करने के लिए 33 डेज की जरूरत है, 1-1 घंटे की। सबसे पहले आप वो रिवाइज करें। अगर लिखने के काम में कहीं कमी हो तो फिर हम कहेंगे कि वो 1 घंटा बढ़ा करके आप उसको 1.5 से 2 घंटा कर दीजिए रियलिस्टिकली, तब वो चीजों को आप लिख पाएंगे जिसको लिखने की जरूरत है। अब बात आती है कि इसको अपडेट कैसे रखा जाए। अपडेट रखने के लिए हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा यहां पर लोड लेने की जरूरत है नहीं। बहुत ज्यादा लोड लेने की ऐसे जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि अपडेट आगे मैं भी कराऊंगा। लेकिन बावजूद इसके आपको वीक में 2 दिन 2-2 घंटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आप वेडनेसडे और संडे 2 दिन तय कर लें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन के पेपर में जो भी साइंस टेक का अपडेट होगा उसको हम अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे। और फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जितना अपडेट होगा वो हम संडे को अपडेट करेंगे। तो संडे को थोड़ा सा ज्यादा काम, इसलिए संडे को थोड़ा ज्यादा काम क्योंकि संडे को आपकी ज्यादातर क्लासेस ऑफ रहती हैं। तो संडे को थोड़ा सा ज्यादा लोड अपने ऊपर ले लीजिएगा और संडे को उस चीज को अंजाम देने की कोशिश करिए। वीक में 2 दिन, लेकिन हर रोज 10 मिनट में आपको ढूंढ लेना होगा कि आपके पेपर में साइंस टेक के अपडेट क्या क्या हैं। और 2 तरह के अपडेट होते हैं। पहला अपडेट जो कि एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने किसी नए रॉकेट को लॉन्च किया, इंडिया ने किसी नए सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो ये सारे जो हैं वो एग्जाम से रिलेटेड अच्छे अपडेट्स हैं। और फिर आप देखते हैं कुछ अपडेट ऐसे हल्की फुल्की कि बंदरों में पार्किंसन डिजीज को एक मेडिसिन देकर के रोक लिया गया है, अमेरिका में स्टडी हुई है। आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, वो आपके कौतूहल को बढ़ाता है, थोड़ी देर इंटरटेन करता है, लेकिन जब तक कि वो ह्यूमन पर ट्रायल ना हो जाए, जब तक कि उससे रियल पोटेंशियल ना निकल के आए, तब तक वो आपके लिए कतई जरूरी नहीं है। तो इस तरह के मनोरंजक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये रोबोट निकला है, अब वो ये कर पा रहा है, वो सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत होगा तो क्या होगा कि उस एग्जाम्पल को लेके आप जोड़ दें। बहुत होगा तो ये होगा कि आप उस एग्जाम्पल को लेके वहां पे जोड़ देंगे जहां पे हमने रोबोटिक्स के एप्लीकेशंस की चर्चा की है, लेकिन उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है, वो वन लाइनर है आपके लिए। और बहुत सारे न्यूज तो वन लाइनर के भी बराबर नहीं है, लेकिन जरूरी है उन न्यूज को समझना
जो डायरेक्ट इंडिया से रिलेटेड हैं या कुछ अभी खास न्यूज में बने, इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड ना होकर के भी कुछ ज्यादा ही वो न्यूज में बने हुए हैं, तो उनको समझने की जरूरत होगी। और इस तरह के न्यूज को आप इकट्ठा करके रखें मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, और वेडनेसडे की शाम में फिर आप 2 घंटे के लिए बैठें और इसको अपडेट करें। अगर आप करेंगे तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी तक अपडेट रहेगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके पीटी में। तो 10 से 12 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। एक एक क्वेश्चन पे लोग लिस्ट में आते हैं और लिस्ट से बाहर जाते हैं। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि ये अपडेट क्यों करें, हफ्ते में 4 घंटे, फिर हर रोज 15-15 मिनट इस तरह के न्यूज को निकालना वगैरह वगैरह, तो ये क्यों करें सर, लास्ट में करा देंगे। हम तो बिल्कुल करा देंगे, लेकिन तब तक अगर आप इन चीजों से अनभिज्ञ रहे, तब तक अगर आप इन चीजों से बिल्कुल ही अपरिचित रहे, तो जब मैं कराऊंगा तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपके पास रिवीजन का बिल्कुल वक्त नहीं होगा उस समय। तो इसलिए आप मेरी क्लासेस में परिचित होकर आएं, और परिचित होकर के आएंगे और जब हम कराएंगे तो आपको उसी का बेनिफिट कहीं ज्यादा महसूस होगा। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको अपना परिचय बनाए रखना है, और वो हर चीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो आप उसको लिख करके ही नोट्स बनाएंगे। तो रिवीजन अगले 30 दिनों तक आप 1-1 घंटे करेंगे, और अभी से लेके पीटी तक आप वेडनेसडे और संडे को 2-2 घंटे का वक्त देंगे चीजों को अपडेट करने के लिए और चीजों को ऐड करने के लिए। ये करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर इस एरिया में आप अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा करना चाहना भी चाहिए, क्योंकि साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों को अगर मिला दें तो आज की डेट में आपके पीटी में कम से कम 25 क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं, और 25 क्वेश्चन कोई और एरिया नहीं देता। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये इकोनॉमी से भी बड़ा एरिया हो जाता है। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी, और एफिशिएंसी अगर बनी रहेगी तो आप एग्जाम के पहले जब हम रिवाइज कराएंगे तो उसका इफेक्ट बेहतर होगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ये एफर्ट आपका रहेगा। अब हम आपसे अगले सेगमेंट में मिलेंगे। अगले सेगमेंट को आज ही टीम के साथ बैठ करके मैं डिस्कस कर लूंगा, और उसके बाद अगला सेगमेंट पक्के तौर पे दिसंबर में शुरू हो रहा है। तो मैं अगले सेगमेंट में आप लोगों से फिर फेस टू फेस होऊंगा। तब तक के लिए अब आप लोग रिवीजन और अपडेशन में लग जाएं। आप लोगों के साथ, हालांकि बीच बीच में मुझे आप लोगों को टोकना पड़ता था कि आप लोग आपस में बातें ना करें वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपके लिए हम टोक रहे थे, हम अपने लिए नहीं। मुझे दुख होता था कि इतनी सीरियस टॉपिक चल रही है तो आप लोग किन बातों में लगे हुए। लेकिन आप लोगों को पढ़ा करके हमेशा की तरह बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मुझे यह भी अच्छा लगा कि मैंने सोच समझ करके जुडिशियसली टॉपिक्स को पिक किया, और जितना आपको कराना चाहता था उतना कराया। आने वाले वक्त में इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर के एक यूट्यूब वीडियो कर रहा हूं, पब्लिक हेल्थ पर 2-3 वीडियोस करूंगा, और डीप फेक पे एक वीडियो का रिक्वेस्ट सिर्फ आप लोगों की तरफ से नहीं बल्कि केजीएस की टीम की तरफ से भी आया हुआ है, तो वो भी करेंगे। तो YouTube वीडियोस के जरिए भी आप मेरे कुछ काम को देख रहे होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद से फिर हम लोग नए सेगमेंट में भी जुड़ेंगे। तो बस आज इतना ही, आप लोगों से इजाजत। और आज इतना ही नहीं बल्कि साइंस टेक की इस कड़ी में इतना ही। अब आप लोगों से इजाजत, और फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। गुड बाय। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। लंबी रेस है, लगे रहना पड़ेगा। गुड बाय।